नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी क्या दोबारा से हो सकती है? इसको लेकर कई वैज्ञानिकों के कई अनुमान हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है हिमालय पर पिछले 40 सालों से अध्ययन करने वाले प्रोफेसर BD जोशी जी। इनसे जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। और प्रोफेसर साहब, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि केदारनाथ पर फिर इसी तरह की कोई त्रासदी आ जाए, कम या ज़्यादा? देखिए, सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कभी ऐसी त्रासदी ना आए। लेकिन प्रकृति का अपना एक चक्र होता है और प्रकृति में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी हमें आशा नहीं थी। 15 जून 2013 की जो केदारनाथ की त्रासदी है, घटना है, और उसमें हमारा पूरा का पूरा केदारनाथ का सिवाय भगवान शंकर के मंदिर के उसका नीचे तक का काफ़ी भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, ख़त्म हो गया था, नज़र ही नहीं आता था। ये एक अचानक आने वाली एकमात्र प्राकृतिक घटना थी। इसमें मानवों का जो सहयोग अगर आप कहें तो वो बहुत कम उसका योगदान था। अभी प्राकृतिक घटना हुई क्यों? उसका मुख्य कारण ये था कि अचानक, जिसे हम बादल फटना की घटना कहते हैं, बादल फटने की घटना, उसके ऊपरी क्षेत्र में गांधी सरोवर नाम की जो जगह है, उस क्षेत्र में अचानक बादल फटा और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बारिश हुई कि वहाँ पे वो जो गांधी झील है वो उसका प्रवाह को रोक नहीं पाई और उसके नीचे काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो अपने प्रवाह के साथ बहते हुए चले आए और काफ़ी देर तक ये बादल फटने की घटना और पानी की मात्रा आती रही और उसके साथ थोड़ा सा ग्लेशियर भी पिघले और उन्होंने आकर के वो तबाही मचाई। अब आपका प्रश्न है कि क्या ऐसी घटना आ सकती है? इस प्रकार की प्राकृतिक घटना किसी भी क्षेत्र में, खास तौर से हिमालय जैसे युवा पर्वतीय क्षेत्र में कहीं भी, जो जिसे बहुत ज़्यादा, हम अंग्रेजी में एक वर्ड होता है फ्रेजाइल है, बड़ा नाजुक है, वहाँ कहीं भी ये घटना हो सकती है। और ख़ास तौर से हमारे हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड के गढ़वाल का रीजन और कुमायूं के पिथौरागढ़ जिले के कुछ भाग, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला मात्र है, वहाँ के कुछ नगरों में आज से 20 साल पहले भी इसी प्रकार की घटना आई थी और मीलों तक सड़क खत्म हो गई, एक पूरा गांव दब गया था। और मालपा गांव, मुझे याद आ गया, मालपा गांव था और लगभग आज से 25 साल पहले वहाँ दुर्घटना घटी थी। वहाँ भी बादल फटने की घटनाएं हुई थी और छोटी मोटी बादल फटने की घटनाएं तो होती रहती हैं। जो पिछले साल की घटना थी, इसका संबंध भी थोड़ा बहुत अतिवृष्टि और ग्लेशियर के पिघलने के से चट्टानों को खिसकने से ही इसका संबंध है। तो इन घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी और कभी भी घट सकती हैं, चाहे 20-25 साल में घटे, चाहे कभी लगातार 1-2 साल के अंदर अंदर भी घट सकती हैं। जैसे देखिए, केदारनाथ की घटना 2013 में घटी और ऋषिगंगा वाली घटना जो बद्रीनाथ क्षेत्र है वो हमारे 2020 में, 7 साल के अंदर अंदर दो बहुत त्रासदियाँ हम लोगों ने देखी हैं, जिसमें हालांकि 2020 वाली में सिर्फ 60-70 लोगों की जान का नुकसान हुआ, लेकिन केदारनाथ में हजारों का नुकसान हुआ। ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है और इसके लिए हमें मानव को प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। जितना प्राकृतिक संतुलन हम बिगाड़ेंगे, वनों का दोहन करेंगे और जो जिसे कहते हैं आपकी क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, वो जितना ज़्यादा होगा, ऐसी घटनाओं की संभावना उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी जल्दी बनी रहेंगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है जो केदारनाथ मंदिर है वो लगभग 400 सालों तक बर्फ़ों में दबा हुआ था और उसको जो है नदी का प्राकृतिक या फिर बाढ़ वाला रास्ता भी कहा जाता है जहाँ केदारनाथ मंदिर है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो केदारनाथ जी का मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर एक किस्म से क्षेत्र में स्थित है और मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ क्षेत्र में, उसमें पानी कभी इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, न रहा कि वो उसकी वजह से नुकसान हो। जो भी नुकसान हुआ है, जो पहले, आज से आपने कहा कि 400 साल पहले या पहले पुरानी घटना में काफ़ी समय तक हमारा केदारनाथ जी का मंदिर बर्फ़ से आच्छादित रहा, ये घटना आज भी हो सकती है।
उसका एक ही कारण होगा, जब किसी वर्ष जलवायु का असंतुलन बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी होगी। देखिए आज भी हर साल 10-15 फुट तक तो बर्फ गिरती है, सिर्फ मंदिर के कुछ भाग को छोड़कर के मंदिर का भूभाग 7-8-10 फीट तक तो वो ढक जाता है। अगर कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हुआ, जलवायु परिवर्तन के कई कारक बने, तो उसमें बर्फ से वो फिर से वो क्षेत्र आच्छादित हो सकता है। अब ये अलग बात है कि वो साल 2 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो या 100 साल के लिए हो। ये प्राकृतिक घटनाओं और प्राकृतिक जलवायु के प्रभाव पर निर्भर करेगा। अच्छा, आप पर्यावरण पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं, हिमालय पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमेशा दिल्ली एनसीआर से पहाड़ों की ओर जाते हैं और वहाँ गंदगियाँ कर देते हैं? ये तो बहुत जिसे हम कहते हैं कि एक सेंसिटिव प्रश्न है। हम समस्त देशवासियों को निमंत्रित करते हैं कि आप आइए हिमालय क्षेत्र में, हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य और हिमालय क्षेत्र की राज्य की इकोनॉमी का जो टूरिस्ट है वो यहाँ की रीढ़ है। लेकिन तीर्थयात्री या पर्यटक जब आते हैं तो वो कई प्रकार से हमारे यहाँ के स्थानीय परिवारों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। उनसे हमारा निवेदन सिर्फ ये है कि वो यहाँ आएँ, तो कम से कम समय के लिए रुकें, अपने साथ किसी भी प्रकार के रासायनिक और अप्राकृतिक संसाधनों को न लाएं। बोतलें न लाएं, प्लास्टिक के सामान न लाएं, प्लास्टिक के बर्तन न लाएं, पॉलीथीन की चीज़ें न लाएं, पैक्ड सामान न लाएं। जहाँ अगर उनके लिए संभव हो तो धातु की बनी हुई चीज़ों को लाएं, धातु की बनी चीज़ों को लाएं, उन्हीं को वापस ले जाएं। कांच के बर्तन ले आएं, कांच का बर्तन टूट जाएगा, चूर हो जाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक की एक बोतल जो है वो 1000 साल तक गलेगी नहीं, वो पर्यावरण में जहर धीरे धीरे डालती रहेगी। कांच की एक बोतल 2 दिन में चकनाचूर होकर के मिट्टी में, रेत में मिल जाती है, क्योंकि कांच का जन्म रेत से ही होता है। इसी प्रकार से किसी भी धातु की चीज़ का भी प्रयोग करेंगे, आप लाइए, साफ करिए, उनका इस्तेमाल करिए। इसी प्रकार आप, अब क्या होता है कि तीर्थयात्री यहाँ आता है, वो यहाँ आकर के कभी कभी अपने कपड़े भी, पुराने कपड़े नदी में बहा देता है, गंगा जी में बहा देता है, किसी तीर्थ स्थान में छोड़ देता है, वो भी गलते नहीं हैं। और जो अगर उनको जलाया जाता है तो रासायनिक विषैली गैस पैदा करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हमारा उनको ये विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है कि यहाँ आए तो एक प्राकृतिक ढंग से जीने का तरीका अपनाएं, प्राकृतिक भोजन को अपनाएं, पैक्ड फूड के डब्बे न लाएं, बोतलों में बंद कोई चीज़ न लाएं, यहाँ के प्राकृतिक जल का, प्राकृतिक वायु का, प्राकृतिक भोजन का प्रयोग करें। उनको ज़्यादा स्वास्थ्य में लाभ होगा और प्रदूषण रहित जितना वो करेंगे, वो उतना ही वर्षों के लिए इस पर्यावरण को जीवित और स्वस्थ बनाए रखने में सबका सहयोग देंगे। तो बिल्कुल देखिए, आप लोगों को ज़रूरत है कि जब भी आप इस तरह के तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो साफ सफाई का बेहद ज़्यादा ध्यान रखें और हो सके जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें।